हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट। अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट कर रखी है, तो अभी साथ के साथ हम मैनेजमेंट भी करेंगे, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई एक एक वीडियो से। अब आपको हर रोज़ डेली का 2 वीडियो मिलेगी, एक मैनेजमेंट के रिलेटेड रहेगी आपकी, तो एक अकाउंट से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। तो इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो साथ के साथ मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो बेसिकली 2 तरह के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। एक तो रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एसएम का मतलब है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है। ये एमजीटी का मतलब मैनेजमेंट, एस का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये हमारे किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल है वे हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, आप सभी को पता है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यही हमारा क्या है? फादर है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इसने बेसिकली 4 प्रिंसिपल दिए हैं, और कुछ इसने क्या दी है? टेक्निक दी है। सम टेक्निक है जिसके बारे में इन्होंने बताया है। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे बात करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और कई बार आपको सुनने में मिलता है जस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर बात करते हैं जस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट की। इसको किसने दिया था? इसको दिया था हेनरी फ्योल ने, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। और यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसको किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एस का मतलब समझ तो जाओगे ना, एस का मतलब क्या है? यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ठीक है। इतना तो भी आप लोगों को पता ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो हेनरी फ्योल था, इसने टोटल कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल। जो ये 14 प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 14 के 14 प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। तो देखिए, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर करके, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, उनको अप्लाई किया। कहाँ पे? इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फील्ड में जो साइंटिफिक मेथड है उसको अप्लाई किया गया। तो बेसिकली इसने यही यहाँ पे बोलना चाहा कि भाई कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी न्यू हमें क्या करना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, जब भी कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए हमें न्यू टेक्निक है उनको हमें यूज करना चाहिए। जो हमारी टेक्निक चली आ रही है, हमें उसी पर बेस्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनली जो फॉलो होता आ रहा है, हमें वही फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुछ नया लेके आने की। तो इसी पर बेस्ड है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो हमारा एक वर्ड है, वर्ड हमारा क्या है? मेंटल। ये भी याद रखना, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्ड भी हमारा कौन लेके आया था? मेंटल रिवॉल्यूशन। ये भी हमारा लेके आया था एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन द साइकोलॉजी। जो हमारे एम्प्लॉइज है और जो हमारी मैनेजमेंट है, उन दोनों का ही जो माइंड है उसको चेंज करना। चेंज कैसे करना? कि भाई एम्प्लॉइज जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉइज है उनके बिना वे कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही एम्प्लॉइज को भी ये सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट के बिना भी वे कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेकर आया, मेंटली चेंज ये लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ 4 प्रिंसिपल की, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इसने 4 प्रिंसिपल दिए। 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। आगे मैं अब एसएम से समझ जाना साइंटिफिक मैनेजमेंट कि 4 प्रिंसिपल इसने कौन कौन से दिए। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। रूल ऑफ साइंस, वैसे मैं चाहूँ तो बिल्कुल शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, यहाँ पे ऐसे करके, रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है? इसमें जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ये क्या बोलता है? ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, या फिर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई हमें जो साइंस है उसको लेके आना चाहिए, हमें जो न्यू मेथड्स है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो रूल ऑफ थंब है ना, उसको हमें हटा देना चाहिए। कैसे? कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो चला आ रहा है उसे ही एक्सेप्ट करना। बेसिकली किसको बोलते हैं? रूल ऑफ थंब को बोलते हैं, ठीक है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? रूल ऑफ साइंस लेना है। रूल
स्कूल ऑफ साइंस मीन्स हमें चेंज लेके आना है, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक हमें लेके आनी है। हमें जितना हो सके कोशिश करनी है कि जो भाई काम है वो जितना हो सके उतना सिंपल हो और जो आउटपुट है वह ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो सेकंड जो प्रिंसिपल दिया, सेकंड प्रिंसिपल दिया हार्मोनी वर्सेज या फिर डिस्कॉर्ड, ठीक है, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ द इसके अंदर क्या बोलता है, इसके अंदर यही बोलता है कि भाई जो भी काम करेंगे, जो भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, उनके बीच में एक सहयोग होना चाहिए, किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर काम करना है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या बोलता है कि जब भी एक बिजनेस के अंदर कहीं पे भी जब भी वर्कर काम करेंगे तो उन सभी के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल यहाँ पे गोल की बात करते हैं, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए, जो एम्प्लॉइज है या मैनेजमेंट है उनका जो लक्ष्य है वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भाई हमें जो बिजनेस है उसके गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। तो यहीं पे बेसिकली यहाँ कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। यहीं पे जो ये वर्ड था जो मैंने अभी आपको बताया था, मेंटल रिवोल्यूशन, ये सिचुएशन है, ठीक है, यहीं पे इन्होंने इसको यूज किया था। तो बेसिकली यहाँ पे टेलर का कहना क्या था, टेलर यही कहना चाहता था कि जो लेबर है उसको समझना चाहिए कि दैट इट कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स वर्क विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के एग्जिस्टेंस के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। और सेम जो मैनेजमेंट है उसको भी यही समझना चाहिए कि जो मैनेजमेंट की आइडेंटिटी है वो जो लेबर है उनके एग्जिस्टेंस के बिना उनकी भी जो आइडेंटिटी है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने जो साइकोलॉजी चेंज लेके आया, मेंटली चेंज लेके आया, तो ये प्रिंसिपल बेसिकली आपका यही बोलता है। नेक्स्ट है हमारा ये थर्ड प्रिंसिपल, और उसके बाद है फोर्थ प्रिंसिपल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। ऐसे तो कोई जरूरी नहीं कि भी 4 ही प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन मेन ये मैंने जैसे आपको बताया 4 प्रिंसिपल, वैसे इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे भी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज, हर एक का एम्प्लॉइज का, हर एक बंदे का, यहाँ पे हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह से जो भी बिजनेस है उसके अंदर जो भी काम किया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करती हूँ, तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के उस प्रिंसिपल के भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेथड्स हमें यूज करने हैं, इस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है कि जो मैक्सिमम आउटपुट है वह आपकी प्रोड्यूस हो चुके, ठीक है। तो ये था बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं टेक्निक की बात करती हूँ तो कुछ टेक्निक्स थी किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो वे टेक्निक हमारी क्या क्या थी, कि टेक्निक के अंदर क्या क्या बोला गया है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। तो ये बोलता है कि इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स डीप एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि भी कोई भी आपका काम किया जा रहा है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल डीपली एनालिसिस करना है कि भी कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं जो वर्क है उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है, साइंटिफिक स्टडी करने के बाद, और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है, वर्क स्टडी के लिए 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया कि भाई किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसमें आपको किस किस चीज़ की स्टडी करनी है। आपको मोशन स्टडी करनी है, उसके बाद आपको मेथड स्टडी आपको करनी है, ठीक है। मेथड स्टडी 4 स्टडी की बात की है टेलर ने। टाइम स्टडी ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। और उसके बाद है फोर्थ आपका फैटिग स्टडी। तो इसमें क्या बोला, मोशन स्टडी के अंदर बेसिकली क्या है कि भी कोई भी आप काम करोगे, कोई भी एक्टिविटीज करते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कम से कम मोशन हो, ठीक है। मेथड स्टडी के अंदर आपको चेक करना है कि भी कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा जिससे कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट गेन कर सके। टाइम स्टडी आपको एक देखना कि भी इस प्रोसेस को करने में, एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगेगा, कोशिश करनी चाहिए कि भी और भी टाइम कम लगे। और फैटिग स्टडी का मतलब कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज है, आप सभी को पता ही है कि भी जो एम्प्लॉइज है एक ह्यूमन बीइंग है, तो कहीं ना कहीं थकान उनको भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से
इन्होंने बात की। इसी तरह से जो टेक्निक की बात है, जैसे मैंने आपको बताई, फर्स्ट टेक्निक मैंने बताई साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क की। सेकंड जो टेक्निक है वो है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। तो वही किसी भी काम को आप करते हो तो उसकी आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट रहेंगे, जो भी क्या क्या हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, क्यों करना है, तो इस तरह से जो भी आप काम करोगे उसकी एक साइंटिफिक प्लानिंग पहले से ही कर लोगे। थर्ड टेक्निक थी कि भी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ए वर्कर। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, कि जो वर्कर है उनको साइंटिफिक उनका सिलेक्शन करना, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेशली बोला गया था कि भी इसके लिए वर्कर्स के लिए टेलर ने एडवाइस दी थी कि भी एक पर्सोनेल डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो स्पेशली किसके लिए काम करेगा, जो वर्कर है उनके लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो टेक्निक थी वो थी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आप कोई भी काम करोगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, ठीक है, कि भी इस काम करने के लिए स्टैंडर्ड है, वर्कर को एक दिन में इतना काम करना है। तो इस तरह से इन्होंने बोला। फिफ्थ था आपका डिफरेंट वेज सिस्टम। तो टेलर साहब ने बोला कि भाई जो डिफरेंट वर्कर काम करेंगे तो उनको जो वेज है वह भी डिफरेंट मिलना चाहिए। कैसे? जो जैसा काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वेज देनी चाहिए, ठीक है। और जो सिक्स था स्पेशलाइजेशन कि भी जो वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क जो बोलते हैं, ताकि जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका क्या हो सके, गेन हो सके। और उसी के साथ था लास्ट आपका मेंटल रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही एम्प्लॉयज को भी और मैनेजमेंट को भी ये समझना होगा कि भी एम्प्लॉयज लेबर के बिना जो मैनेजमेंट है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ऐसे ही मैनेजमेंट के बिना लेबर कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इन्होंने साइंटिफिक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कुछ टेक्निक इन्होंने दी, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है FW टेलर के अंदर या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, आपको एक तो यही कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए थे, FW टेलर ने दिए थे। इनका फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेके आए, ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेके आए। 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए, इसी के साथ ही कुछ टेक्निक की। और जो मैंने ये अभी आपको 4 ये जो स्टडी बताई है ये स्टडी ऑफ वर्क है, ठीक है, जो कि आपका ये मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, फैटिग स्टडी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट, या फिर हम उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहो या फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये किसने दिए थे, अभी ऊपर आपको मैंने बताया, हेनरी फ्योल ने दिया है ये। और इसमें टोटल आपके कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल आपके, 14 प्रिंसिपल है। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एटलीस्ट नेम पता होना चाहिए 14 प्रिंसिपल कौन कौन से है। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है। सबसे पहला जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अगर आप स्पेशलाइजेशन एंजॉय करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्क है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका डिवीजन करना पड़ेगा। सेकेंड हमारा है अथॉरिटी। देखिए मैं फटाफट ही आपको बताऊंगी, इतना टाइम नहीं है कि मैं भाई बहुत ज्यादा डिटेल में अभी चली जाऊं, ठीक है। और इतना तो आपको भी आइडिया होगा, इतना भी आपको भी पता है। कहीं पे आपको डाउट है, जहां पे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेकंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं, सेकंड प्रिंसिपल है फियोलॉजी का। तो ये बोलता है अथॉरिटी मीन्स द पावर टू गिव द ऑर्डर। अथॉरिटी का मतलब क्या, कि भी आपके पास पावर है कि भी आप ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, एंड टू आस्क फॉर द ओबीडियंस, और फिर आपने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस विच इज कोरिलेटेड विद द अथॉरिटी। जिसने आपको ऑर्डर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है, कि भाई जो ऑर्डर दिया है उसको आप बिल्कुल अच्छे से उसका पालन करो, ये आपकी क्या बनेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटी है, इन दोनों के बीच में ही क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड हमारा डिसिप्लिन। नाम से ही पता चल रहा है डिसिप्लिन के अंदर हमारे क्या आएगा कि भाई ये जरूरी है कि भाई अगर आप बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन हमारा होना चाहिए कहीं पे भी। ये डिसिप्लिन तो आपका हर जगह, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो कहीं पे भी आओ तो डिसिप्लिन हमारा जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना तो फिर हमारा जो वर्किंग होगी वो अच्छे से हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 3 रिक्वायर्स नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द, 3 चीजें हमारी सबसे जरूरी है डिसिप्लिन के लिए। क्या कि अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए, ठीक है, जो एग्रीमेंट अगर आर्गुमेंट वगैरह अगर हो भी तो वो भी हमारे फेयर आर्गुमेंट, क्लियर एंड फेयर आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है। और पेनल्टीज वगैरह अगर कुछ भी है तो वही जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन कहने का मतलब क्या कि भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो इस प्रिंसिपल को, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल आपका बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन इंडिविजुअल, कि भाई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ना एक ही से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक एम्प्लॉय को 3-4 बंदों से ऑर्डर मिल रहा है, वो किसका फॉलो करेगा, ठीक है, किसकी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि भाई एक एम्प्लॉय को एक ही जो सुपीरियर होगा उसी से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो जो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए ये बात, क्योंकि मैंने बोला ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। जो FW टेलर है, ठीक है, FW टेलर है, इन्होंने जो मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन, मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन, ठीक है, इसको क्या कहा है, इसी को कहा है क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कि भाई हमारा एक बॉस होगा, एक सुपीरियर होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन टू यूनिटी ऑफ कमांड किसने कहा है, FW टेलर ने। 4 प्रिंसिपल हुए टोटल, हमारे 14 प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे 5th प्रिंसिपल की, जो कि हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन एंड सेम ऑब्जेक्टिव फॉर होल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट देयर शुड बी वन लीडरशिप एंड वन प्लान, कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका एक और आपका जो सेम ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, एक गोल आप रखोगे और उस एक गोल के लिए क्या रहेगा, देयर शुड बी वन लीडरशिप, वही एक लीडरशिप रहेगी और वन प्लान रहेगा। ये नहीं कि भी डिफरेंट प्लान है, वही बात आ गई। इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका रिलेटेड है यूनिटी ऑफ कमांड से भी, कि भी एक लीडरशिप रहेगी, एक से आपको जो भी ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है, एक जो सुपरवाइजर होगा, सुपीरियर होगा, उससे आपको ऑर्डर मिलेंगे और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सभी जाएंगे। ये नहीं है कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी सभी की सेम रहेगी। मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, गोल रहेंगे, सभी के सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो ये हमारा, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम बिजनेस एथिक्स की, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है, बिजनेस, ये याद रखना इस लाइन को भी। नेक्स्ट हमारा 6th प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि भी जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो भी ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये नहीं है कि भी एक एम्प्लॉय है, उसका गोल अलग है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो देख रहा है कि भी उसका फायदा किस में है, चाहे बेशक से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सबसे ऊपर जो इंटरेस्ट रखना है किसका रहेगा, जनरल इंटरेस्ट रहेगा। तो आपको जो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, उससे वो आपको अलग नहीं करना है, आपका सभी का इंटरेस्ट सेम रहेगा। मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हित होगा तो सभी का उसी में हित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, जो भी इंडिविजुअल है या ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू द जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका 7th प्रिंसिपल, रेम्युनरेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है,
तो रेम्युनरेशन प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली हमारा क्या आएगा कि जो रेम्युनरेशन रहेगी, जो सैलरी वगैरह रहेगी, शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉय। ठीक है, तो सभी को एक इक्वल वे में जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग, और आपको एक फेयर रेम्युनरेशन सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, एक सेटिस्फैक्टरी रेम्युनरेशन, चाहे एम्प्लॉयज है या फिर एम्प्लॉयर है। फिर नेक्स्ट हमारा 8th प्रिंसिपल जो कि है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, बाय सेंट्रलाइजेशन देयर इज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली भी यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी आपका सेंट्रलाइजेशन भी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तभी हमारे जो रिसोर्सेज होंगे उनका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारा फिर स्केलर चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या बोलता है, स्केलर चेन के अंदर बेसिकली हमारा क्या चलता है, इसके अंदर जो इसमें बेसिकली क्या रहेगी, एक चेन हमारी रहेगी। ठीक है, चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक। तो यहाँ पे इस तरह से चलेगा कि भी ए हमारा सुपीरियर है, ए को अब सी तक मैसेज देना है तो पहले बी को देंगे, फिर बी से कहाँ जाएगा, सी पे की तरफ जाएगा, फिर सी से जो आगे और जाएगा तो फिर डी को। ठीक है, लास्ट अगर डी को देना तो ये एक चेन में चलेगा, इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गैंग प्लैंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्केलर चेन फ्रॉम द बोगिंग डाउन एक्शन। तो यहाँ पे ना इस स्केलर चेन के अंदर ही आप एक वर्ड याद रखना जो कि है गैंग प्लैंक। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। क्योंकि गैंग प्लैंक में हमारा क्या होगा, गैंग प्लैंक के अंदर हमारा बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डायरेक्ट दे दी जाएगी। ठीक है, स्केलर चेन कैसे चलेगा, ए से ए ने इन्फॉर्मेशन बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी। लेकिन गैंग प्लैंक में क्या होगा, अगर डी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो जो ए है वो डायरेक्ट किसको दे देगा, ए डायरेक्ट किसको दे देगा, डी को दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके अंदर ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। तो हमारे 9 प्रिंसिपल हो चुके हैं। अब हमारा 10th प्रिंसिपल जो कि है ऑर्डर, जो कि है ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर बेसिकली क्या है, इट मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, हर एक चीज है ना जो वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई चीज यहाँ पे पड़ी है, कोई इधर है, फैली हुई है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर एक चीज का। इसके साथ ही हमारा 11th हमारा इक्विटी, इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो सारे के सारे जो लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के एंड द मैनेजमेंट, तो उन सभी के बीच में एक इक्वल किसी भी तरह का कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी का मीन्स इक्वल लेके चलना। ठीक है, जितने भी लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के तो वे सभी में कोई किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 12th हमारा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। तो देखिए ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो एम्प्लॉइज है, जो एक बिजनेस के अंदर, एक फर्म के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एम्प्लॉइज बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्टेबल करके रखना है, उनके वहीं पर अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए उनको। ठीक है, ऐसे बार बार जो अगर आपका जो टेन्योर रहेगा या जो लेबर है वो आती जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसी का लॉस होगा। ठीक है, बार बार न्यू एम्प्लॉय आएंगे, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन उसके माहौल में एडजस्ट करना, जिसमें टाइम लगता है। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सोनेल के अंदर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव। ठीक है, 5th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो इनिशिएटिव ऑफ द पर्सोनेल मस्ट बी एट एवरी लेवल इवन बाय सेक्रीफाइस ऑफ द वैनिटी बाय द मैनेजर्स। यहाँ पे क्या भी पहल करना, इनिशिएटिव का मतलब क्या, पहल करना। तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो वर्कर है, ठीक है, वे आगे ना आए। अगर उनके पास कुछ आइडियाज है तो उनको भी अपने आइडियाज लेकर आने हैं, उनको पहल करनी है, इनिशिएटिव उनको उठाना है। ठीक है, और इसी के साथ ही लास्ट हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स।
तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल बोलता है टीम वर्क, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है यूनिटी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि भी टीम वर्क हमारा बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होना चाहती है, उसके लिए जरूरी है टीम वर्क होना। तो ये था बेसिकली हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने। इसी के साथ ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट है ना, या तो आप ये कर लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नोट डाउन मैं कर देती हूँ कि 1860 के अंदर जो हमारे फ्यूल थे, ठीक है, फ्यूल जी थे जो, उनकी एज थी 16 ईयर्स एट द एज ऑफ 19, ठीक है, एज द एज ऑफ 19 जो फ्यूल थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। एट द एज ऑफ 19 फ्यूल जी ने स्टार्ट किया था काम करना, कहाँ पे, माइनिंग कंपनी के अंदर, एक माइनिंग कंपनी के अंदर इन्होंने 19 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था। और उस कंपनी का नेम क्या है, जो माइनिंग कंपनी है उसका नेम है, ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। ये ना वैसे मैं बता रही हूँ आपको, हो भी सकता है कि भी पूछ भी लिया जाए और ना भी पूछ लिया जाए, फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भी कंपनी का क्या नाम है। काफ़ी बड़ा नेम है ये, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे नेट वगैरह के लेवल के लिए तो है ये इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि भाई कई बार इसके अंदर भी पूछ लिया जाए। तो ये कंपनी का नाम है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको याद कर लेना। और एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने काम किया था फ्योल जी ने 1860 में, जब इनकी एज थी 19 साल की। तो ये माइनिंग कंपनी थी, ये कंपनी का नेम गिवन है, इसके अंदर इन्होंने काम किया था, एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने काम किया था। और इसी के साथ ही ये यहाँ पे है फ्योल का। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, टेलर की, तो देखिए जो टेलर है, टेलर ने 1878 में, ठीक है, वे बने थे मशीन शॉप लेबरर, ये बने थे हमारे क्या, मशीन शॉप लेबर बने थे। और जो टेलर है इसने किस कंपनी में काम किया था, ये कंपनी मिडवेल स्टील वर्क, ठीक है। तो ये है टेलर जी की कंपनी का नाम। इसके साथ ही एक छोटा सा और है, ये भी इसी में बता देती हूँ मैं आपको, फिर ये आपका जो मैनेजमेंट रिलेटेड है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजमेंट किया, और अब हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ये किसने दिया था, तो नेम आपको लिए बहुत जरूरी है याद रखना, मैक्स वेबर ने, ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को दिया था। ये आपके एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो थे मैक्स वेबर, और इन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली क्या है, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेड टेपेजिम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो मैं इसमें क्या रहेगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क रहेगा, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे रेड टेपेजिम आपको देखने को मिलेगा, रूल रेगुलेशन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, रूल रेगुलेशन ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, एक आपको वेल डिफाइंड हियरार्की देखने को मिलेगी कि भी उसी वे में आपका जो वर्क होगा वो किया जाएगा, एक प्रॉपर फ्लो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगा बेसिकली। आपको मेन इसके अंदर याद रखना है कि ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग है। तो कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इस तरह से अब 2 वीडियो हम डालेंगे, 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगी, एक मैनेजमेंट से रिलेटेड और एक अकाउंट से, क्योंकि भी ऐसे करेंगे तभी जाके थोड़े से चांसेस होंगे कि भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज तो फिर ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम कितना ही कम बचा, आप सभी को पता है, 10 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।